हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी जैन जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर से आज आपको केमिस्ट्री 12th क्लास का पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का को पढ़ाने जा रहा हूं। तो ठीक है बच्चों, आज हम बात करते हैं पहली यूनिट द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था की। बच्चों, आप जानते ही हैं कि हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। जितनी हमें अपने चारों ओर वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सभी इन्हीं अवस्थाओं में हमें मिलते हैं। तो यानी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में जो उनके घटककण होते हैं उनकी व्यवस्था अलग अलग होती है, उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि जो ठोस होते हैं, ठोसों के अंदर जो घटककण होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जबकि द्रवों में ये घटककण या कांस्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैसों में तो ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूरी पर होते हैं। तो इन्हीं व्यवस्था के कारण पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं बन जाती हैं, और हर एक अवस्था की क्या होती है, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो आज हम इन तीन अवस्थाओं में से सिर्फ एक ठोस अवस्था का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है। तो आज हम बात करते हैं सिर्फ ठोस अवस्था की। तो पहले हम जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसके घटककण, जो कि आयन, परमाणु या अणु हो सकते हैं। तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसके घटककण जालक में यानी लैटिस में निविड़ संकुलित होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, और वो क्या नहीं कर सकते, अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, बल्कि केवल अपने अक्ष पर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके घटककण जालक में निविड़ संकुलित होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, केवल अपने अक्ष पर कंपन कर सकते हैं। Solid state is the state of matter in which the constituent particles are closely packed in the lattice. They cannot move but only oscillate around their axis. बच्चों, जब कभी हमारे हाथ से कोई बर्तन छूट जाता है तो आपने देखा होगा वो काफी देर तक क्या करता है, गूंज करता है, यानी उसमें कंपन होते हैं। तो वो कंपन इन्हीं अणुओं के कारण है, यानी ये अणु अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, सिर्फ क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ये है पदार्थ की ठोस अवस्था की परिभाषा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था हर एक पदार्थ की अवस्था के अपने क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। तो यदि हम बात करें ठोस अवस्था के गुणों की, तो ठोस अवस्था के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। नंबर 1, ठोस जो होते हैं दृढ़ होते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड, ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। दूसरी बात, अधिकांशतः ठोस रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं, यानी कि उनकी जो अवस्था होती है ठोस होती है। तो वो क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल यानी असंपीड्य होते हैं। तो ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। नंबर 3, इनका घनत्व द्रव व गैस अवस्था से क्या होता है, अधिक होता है। इनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। नंबर 4, इनके घटक कणों के बीच में अंतरा अवकाश, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, कम होता है। तो अंतरा आणविक स्थान कम होता है। नंबर 5, इनके घटक कणों के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल वह बल होता है जिसके कारण एक कण दूसरे कण से क्या होता है, जुड़ा रहता है, एक कण दूसरे कण की ओर आकर्षित होता है। यानी अंतरा आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल में के कारण ही अणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है,
अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। नंबर 6, ठोसों को गर्म किए जाने पर ये क्या हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं। तो क्या होता है, गर्म करने पर अवस्था में परिवर्तन आता है और ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हर एक ठोस के क्या, हर एक अवस्था के अपने गुण होते हैं। तो ठोस अवस्था के क्या हुए, गुण हुए। तो जैसे मैंने आपको बताया भी, यदि हम ये देखें कि एक हमारे पास क्या है, एक ठोस है, तो ठोस के अंदर जो उसके घटक कण होते हैं वो क्या होते हैं, निविड़ संकुलित, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आप देख सकते हैं, जबकि द्रवों में और गैसों में ये दूर दूर होते हैं। अब हम बात करते हैं ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड, या ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स। घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। नंबर 1, क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर 2, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। इनको हम नॉन क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड। दो प्रकार के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब हम बात करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जिनके अंदर घटक कणों की क्या होती है, एक निश्चित व्यवस्था होती है। इसके अंदर घटक कणों की सुव्यवस्था होती है। यानी कि यदि हम एक ठोस का निर्माण करें तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जो 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसमें क्या होगा, जो घटक कण होते हैं वो दूर तक सुव्यवस्थित होते हैं। यानी कि इनके अंदर घटक कणों का क्या होता है, दीर्घपरास व्यवस्था होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी कि दूर तक घटक कण एक वेल मैनर में अरेंज होते हैं। तीनों विमाओं में घटक कणों की एक क्या होती है, सुव्यवस्था होती है। तीनों विमाओं में घटक कण वेल मैनर्ड अरेंज होते हैं। बच्चों ठीक इस प्रकार से समझ सकते हैं, में या प्रेयर में क्या होते हैं, अपनी लाइन में खड़े होते हैं। और जब हम अपनी लाइन में लगते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, हम अपने कद के आकार से पर खड़े होते हैं और अपनी अपनी लाइनों में खड़े होते हैं। तो जब इस तेज से देखा जाता है तो सब बच्चों की लाइन दूर तक बिल्कुल सीधी दिखाई देती है एक वेल मैनर में। ठीक इसी प्रकार से इन क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर भी क्या होता है, घटक कण एक वेल मैनर में अरेंज रहते हैं। इसी कारण इनकी क्या होती है, एक निश्चित ज्यामिति होती है। इनका एक अपना एक निश्चित आकार होता है और इसी को हम बोलते हैं दीर्घपरास व्यवस्था। क्या बोलते हैं, दीर्घपरास व्यवस्था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर के कारण ही इनके क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, बिल्कुल तीक्ष्ण क्या होते हैं, गलनांक होते हैं। और सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के कारण होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होता है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो दूर तक सुव्यवस्थित होते हैं। ठीक है।
और इन्हीं को हम वास्तव में क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस। यही क्या होते हैं, रियल ठोस होते हैं। अधिकांश ठोस क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं, जैसे बर्फ, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, मैनी मोर्स एग्जाम्पल। तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। यानी अधिकांश ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की। अक्रिस्टलीय ठोस बिल्कुल इनके विपरीत होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें उसके घटक कण दूर तक सुव्यवस्थित नहीं होते, यानी उनके घटक कणों की एक नियमित व्यवस्था नहीं होती है। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं, जब हम इस ठोस को बना रहे हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं, तो इसकी जो 3 विमाएं हैं, तीनों विमाओं पर जो घटक कण हैं, जब ये अरेंज होते हैं तो ये एक वेल मैनर में नहीं होते, दूर तक इनकी ये सुव्यवस्था नहीं होती, बीच में जाकर डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कहीं पर ये क्या हो जाते हैं, इस सुव्यवस्था से विचलित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है अक्रिस्टलीय ठोसों में, जहां पर उसके घटक कण क्या होते हैं, सुव्यवस्थित नहीं होते हैं। कुछ दूरी तक ही व्यवस्थित होते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं लघु प्रास व्यवस्था। क्या बोलते हैं, लघु प्रास व्यवस्था कहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये क्रिस्टलीय ठोस हुए, ये अक्रिस्टलीय। इसके उदाहरण क्या हैं, इसके उदाहरण हैं रबर, प्लास्टिक, कांच आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। और ये वास्तव में ठोस नहीं होते, इनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। यानी कि छद्म ठोस। क्या होते हैं बच्चों, ये छद्म ठोस होते हैं। और जो वास्तविक ठोस होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलीय। तो रबर, प्लास्टिक, कांच क्या होते हैं, छद्म ठोस होते हैं, ठोस जैसे होते हैं लेकिन असली में ठोस नहीं होते हैं। तो ये हमने पढ़ा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जैसे कुछ पदार्थ है कांच, तो हम इनको बोलते हैं अति शीतलित द्रव। क्या बोलते हैं इनको, अति शीतलित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल लिक्विड्स क्या बोलते हैं, अति शीतलित द्रव। बच्चों जो बहुत पुरानी बिल्डिंग हो जाती हैं, पुराने का मतलब है जिनको 100 साल या इससे अधिक साल हो गए, ऐसे किले हैं या भवन है, बड़े बड़े इमारतें हैं, उनमें जो कांच के शीशे लगे होते हैं खिड़की दरवाजों में, यदि उनको हम ध्यान से उनका हम क्या करें, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या पता लगता है कि वो ऊपर की अपेक्षा नीचे की ओर थोड़े क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ऐसा किस कारण से होता है, ऐसा क्यों होता है, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, धीरे धीरे, क्योंकि हमने क्या कहा, इनको कांच जैसे पदार्थों को अति शीतलित द्रव, यानी इनके अंदर घटक कणों की व्यवस्था कुछ हद तक लिक्विड्स के जैसी होती है, और ग्रेविटी के कारण ये धीरे धीरे समय के साथ साथ नीचे खिसक आते हैं, जिसके कारण उस कांच की थिकनेस नीचे से मोटी हो जाती है एज कंपेयर टू अपर पार्ट। यानी कि यदि ये शुरू में कांच लगाया गया होगा तो ये यूनिफॉर्म है, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरेगा, ये ऊपर का कांच ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आने लगता है, और कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, एक लंबे समय के पश्चात ये ऊपर से थिन और नीचे से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है, यानी कि इसलिए इनको क्या कहा गया,
छद्म ठोस कहा गया। तो छद्म ठोस क्या होते हैं? वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। बच्चों अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे सॉलिड दो प्रकार के थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय ठोसों के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स एंड धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स। 4 प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करते हैं आयनिक ठोस क्या होते हैं। आयनिक ठोस वो ठोस होते हैं जिनमें जो घटक कण होते हैं क्या होते हैं? आयन। विपरीत आवेशित आयन, मान लीजिए एक आयन ये हुआ और एक आयन ये हुआ। ये ए आयन है, धनात्मक है, और ये बी आयन है, ऋणात्मक है। तो आयनिक ठोस वो ठोस होते हैं जिनमें घटक कण क्या होते हैं? आयन होते हैं, और ये आयन एक दूसरे से प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। इनके बीच में जो फोर्स कार्य करती है वो क्या होती है? वैद्युत आकर्षण बल। प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इसी कारण ये क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब इन पदार्थों को पानी में डिसोल्व किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं? विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ये आयन फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे कि सॉल्ट्स NaCl, MgCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एक्सेट्रा, मैनी मोर एग्जांपल्स। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर दो प्रकार के घटक कण होते हैं जिनको हम आयन कहते हैं, और ये आयन एक दूसरे से क्या होते हैं? प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि कैटायन एंड एनायन। तो इनमें से एक धनायन है और एक क्या है? ऋणायन है। तो ये आपस में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, यानी इनके मध्य जो बल कार्य करता है वो क्या होता है? वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो आयनिक ठोस वो होते हैं जिनके अंदर आयन भाग लेते हैं, इनके घटक कण आयन होते हैं। जैसे कि यदि हम एक सॉलिड की बात करें, हमारे पास एक सॉलिड है, तो इसमें आयन होंगे, एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का ठोस, आणविक ठोस। आणविक ठोस वो ठोस होते हैं जिनमें घटक कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। इनमें घटक कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। जैसे कि ये एक अणु हुआ, मान लीजिए ये CO2 का अणु है, इससे दूसरा अणु जुड़ता है, इससे तीसरा अणु जुड़ता है। तो यहां पर क्या होता है? बहुत सारे अणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, और उनके बीच में क्या कार्य करता है? दुर्बल वैन डर वाल बल। तो आणविक ठोसों में घटक कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, और इनके बीच में दुर्बल वैन डर वाल बल कार्य करता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और ये थोड़े क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। उदाहरण के लिए CO2, तो CO2 का अणु हुआ। तो ये हो गए हमारे आणविक ठोस। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के ठोस, सहसंयोजी ठोस या कोवैलेंट सॉलिड्स।
इस प्रकार के ठोसों के अंदर जो घटक कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। आयनिक ठोस में आयन, आणविक ठोस में अणु और सहसंयोजी ठोस में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। यानी इनके क्रिस्टल जालक में परमाणु भाग लेते हैं। और परमाणुओं के मध्य क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है। और ये सहसंयोजी बंध परमाणुओं के मध्य एक जाल सा बना लेता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इनका एक नाम और भी है, नेटवर्क ठोस या जालक ठोस। क्या बताया बच्चों आपको कि सहसंयोजी ठोसों के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। इनके क्रिस्टल जालक में परमाणु भाग लेते हैं और इनके मध्य सहसंयोजी बंध होता है। उस सहसंयोजी बंध से जुड़े होने के कारण इन ठोसों का निर्माण होता है। और परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंधों के कारण एक जाल सा बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, इसलिए इनका नाम जालक ठोस या क्या रखा गया, नेटवर्क ठोस रखा गया। उदाहरण के लिए जैसे कि ये परमाणु हैं, मान लीजिए हम हीरे की बात करें तो कार्बन के परमाणु हैं और उनके बाहर, उनके चारों ओर क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं। इसके और इसके मध्य सहसंयोजी बंध है, इस परमाणु और इस परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, और इस परमाणु और इस परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध है। तो इस प्रकार से सहसंयोजी बंधों के कारण ये आपस में जुड़े होते हैं और इन सहसंयोजी बंधों के कारण एक जाल सा बन जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें हीरे की, तो इसका उदाहरण क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, काला फास्फोरस आदि, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। यदि हम हीरे की बात करें तो हीरे के अंदर क्या होता है, कार्बन के 4 परमाणु होते हैं, यानी एक कार्बन की 4 संयुक्ता होती है। यदि ये कार्बन है तो कार्बन की 4 संयुक्ताएं होती हैं। हर एक कार्बन परमाणु उन्हें आगे चलकर फिर से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये फिर से क्या हो जाएगा, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाता है। इस प्रकार से एक त्रिविम रचना बन जाती है और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठोस। यही कारण है कि प्रकृति के अंदर हीरा सबसे क्या है, कठोरतम पदार्थ है। हीरा क्या है, सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरे से ज्यादा अभी तक प्रकृति में कोई अन्य ठोस पदार्थ ज्ञात नहीं है। तो ये हुए हमारे सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स। बच्चों, जो ठोस धातु के गुण प्रदर्शित करता है उन्हें हम बोलते हैं धात्विक ठोस, यानी धात्विक ठोस धातु को कहा गया। धात्विक ठोसों के अंदर क्या होते हैं, 2 प्रकार के अवयव होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के अवयव। नंबर 1 गतिशील इलेक्ट्रॉन और नंबर 2 धनायन। यानी जब धातु का परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बनाता है, धनायन बनाता है। और ये धनायन क्या होते हैं, उसकी सतह पर बिखरे रहते हैं। यानी एक धातु के ऊपर जो धनायन होते हैं उन धनायन के चारों ओर मुक्त क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक हो गया हमारे धनायन M पॉजिटिव, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों की गति निश्चित नहीं होती है, ये इसके चारों ओर मूव करते रहते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रत्येक धातु ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। और ये इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर हर संभव दिशा में मूव करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सागर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन सागर का। जैसे कि किसी समुद्र के किनारे कोई पत्थर हो और उस
के चारों ओर समुद्र की जो लहरें हैं उसे घेर लेती है, उसे छोड़कर दूसरी दिशा में चली जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से एक कण के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कहीं भी आ जा सकता है, तो इसलिए इसको बोला इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन सागर। तो ये हुए चौथे प्रकार के ठोस, धात्विक ठोस। तो बच्चों आपको बताया क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स: आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स। तो ये हुए हमारे आज क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। बच्चों अब हम बात करते हैं यूनिट सेल या एकक कोशिका। एकक कोशिका इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? किसी क्रिस्टल के क्रिस्टल जालक की वह लघुत्तम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति करने पर हमें संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। तो क्या बताया आपको? किसी क्रिस्टल जालक की वह लघुत्तम इकाई जिसको त्रिविम क्षेत्र में जिसकी पुनरावृत्ति करने पर हमें संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। इसे बच्चों ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब किसी दीवार का निर्माण करते हैं तो उस दीवार के निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। जब हम इस ईंट की दीवार बनाते हैं और हम जब इसको तीनों दिशाओं में बनाते हैं, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तो हम ईंट के ऊपर ईंट रखते चलते हैं। तो आप यदि बिना प्लास्टर वाली दीवार को देखें तो आपको क्या दिखता है कि हमने बार बार दीवार के निर्माण में ईंटों की पुनरावृत्ति की हुई है, और ईंटों की पुनरावृत्ति करने से संपूर्ण दीवार का निर्माण हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही जब किसी जालक का निर्माण होता है तो उस जालक के निर्माण में जो इकाई सबसे छोटी होती है जिसकी पुनरावृत्ति बार बार करने पर क्या हो जाता है? हमें क्रिस्टलीय जालक प्राप्त होता है। तो जैसे आप इसे संपूर्ण को देख रहे हैं तो इसमें इन घटक कणों के मिलने से क्या हुआ? एक यूनिट, एक एकक कोशिका का निर्माण हुआ। अब जब ये एकक कोशिका पुनः आगे की ओर रिपीट होगी, नीचे की ओर रिपीट होगी बराबर में, तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा? पूरा संपूर्ण क्रिस्टल जालक मिल जाएगा। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है? अवयवी कण है, घटक कण है, ये अवयवी कण है। इन अवयवी कणों के मिलने से, 4 कणों के मिलने से क्या हो गया? एक कोशिका का निर्माण हो गया। इस कोशिका के बराबर में दूसरी कोशिका का निर्माण हो गया घटक कणों के मिलने से। इसके नीचे की ओर पुनः एक कोशिका का निर्माण हुआ। इस प्रकार से पूरा क्या प्राप्त हो गया? हमें एक जालक प्राप्त हो जाता है। समझ में आया आपको? तो हम संपूर्ण को देखें तो ये एक जालक है, संपूर्ण को देखें तो ये एक क्रिस्टलीय जालक है, और इनको हम बोलते हैं जालक बिंदु। और हम सिर्फ इसको देखें तो ये एक एकक कोशिका है, इकाई सेल है। तो यानी इकाई कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति करने पर हमें संपूर्ण जालक प्राप्त हो जाता है, पूर्ण जालक या पूर्ण क्रिस्टलीय जालक प्राप्त हो जाता है। तो एकक कोशिका किसी जालक की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई होती है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो आपको समझ में आ जाएगा एकक कोशिका या यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इन सॉलिड्स को जोड़कर किसी ठोस का निर्माण करें तो ये इनको हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार जोड़ना पड़ेगा। तो किसी ठोस के निर्माण में ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोल पाएंगे? यूनिट सेल या एकक कोशिका कहेंगे। ठीक है बच्चों? तो एक एकक कोशिका यदि हम बनाएं तो ये होगी एक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। यदि हम उन पैरामीटर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं? अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियां होती हैं। जैसे कि ये होगी इसकी लंबाई a, ये हो गई b और ये हो गई c। तो ये तो होगी अक्षीय दूरियां, इसके पैरामीटर्स हैं। ऐसे इसमें क्या होते हैं? 3 कोण होते हैं। ये हो गया अल्फा कोण, ये हो गया बीटा कोण और ये हो गया
गामा कोण। तो जब हम किसी एकक कोष्ठिका का अध्ययन करते हैं तो हमें दो पैरामीटर्स लेने होते हैं, एक अक्षीय दूरियां जो कि इसकी कोण की लंबाई होती है, और एक एक्सियल कोण जो कि दो किनारों के बीच बनने वाला कोण होता है। अक्षीय दूरियां होती हैं ए बी सी, और जो एक्सियल कोण होते हैं, अक्षीय कोण होते हैं, वो होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ये इसके क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। तो बच्चों हमने आपको पढ़ाया एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं और उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका के प्रकार की बात करते हैं हम कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल के प्रकार। एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल के प्रकार, तो दो प्रकार के एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। नंबर एक साधारण या सरल यूनिट सेल, और नंबर दो होती हैं केंद्रित इकाई सेल या यूनिट सेल। तो दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं साधारण या सरल यूनिट सेल। साधारण या सरल यूनिट सेल वो इकाई सेल होती हैं जिसमें उसके अवयवी कण उस इकाई के केवल कहां पर होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम एक साधारण यूनिट सेल का निर्माण करें तो जिन अवयवी कणों से, घटक कणों से मिलकर वो बनती है, वो सिर्फ उसके कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, वो सिर्फ उसके कॉर्नर्स पर ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी कि ये जो घटक कण हैं जिनसे इसका निर्माण हुआ वो सिर्फ उसके कहां होते हैं, कोनों पर ही होते हैं। और एक यदि हम क्यूब की बात करें, एक घन की बात करें, तो एक घन के 8 कोने होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 कोनों पर 8 कण उपस्थित हैं। जब कोनों के अतिरिक्त उस इकाई सेल के कहीं भी अन्य कोई अवयवी कण नहीं होता है तो इस प्रकार की इकाई सेल को हम बोलते हैं साधारण या सरल